Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet. This is my YouTube channel and here we explore the Shalakya series with all the amazing lectures. Plus, I'll explain you how to score well in your prof exams and how to study in a smartest way. तो चलिए हमारी जो शलाक्य सीरीज चल रही थी इसमें ही आगे हमें देखना था उपनाम। इससे पहले हमने एक ट्रिक डिस्कस की थी पुष्पक नाम से। पुष्पक में क्या आता है, संधिगत रोग आते हैं। संधिगत रोगों की संख्या टोटल होती है 9। अगर आपको ये देखना है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स को आपको देखना होगा। पी से होता है पोयालस, यू से होता है उपनाह, एस से होता है स्राव। 4 प्रकार के स्राव होते हैं। पी से होता है पर्वणिका, फिर आता है अलजी एंड लास्ट आता है कृमि ग्रंथि। ये हमने बात कर ली थी कृमि ग्रंथि। पोयालस को हम कोरिलेट करते हैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस से। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस से। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है? इट इज एन एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। आज हमें देखना है उपनाह। ठीक है, उपनाह क्या होता है? तो देखो इसका श्लोक देखते हैं। ग्रंथि न अल्पो दृष्टि संधि अपाकः कंडु प्रायो नीरुज तो उपनाह। ठीक है, तो ग्रंथि अनल्पो, ठीक है, यानी जो ग्रंथि है वो अल्प नहीं है यानी बड़ी है। तो दृष्टि संधि में बड़े आकार की, ठीक है, अन अल्प लिखा है यानी अल्प नहीं है, इसका मतलब है कि बड़ी है। और दृष्टि संधि अपाक, और दृष्टि संधि में अपाकः नहीं पकने वाली। ठीक है, तो पाक किसकी वजह से होता है? पित्त की वजह से, है ना। लेकिन यहाँ पर पाक नहीं हो रहा है तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंडू हो रहा है तो कंडू एक स्पेसिफिक लक्षण होता है कफ का। ठीक है, नीरुज, और पेन किसकी वजह से होता है? वात की वजह से। बट यहाँ पर ना पेन है ना पाक है, सिर्फ क्या है? कंडू है और एक ग्रंथि उत्पन्न हो गई है ना पकने वाली, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपनाह कहा जाता है। नेत्र की दृष्टि संधि में बड़े आकार की तथा नहीं पकने वाली प्रायः कंडु युक्त, ठीक है, और वेदना रहित ग्रंथि होती है, उसे क्या कहते हैं? उपनाह कहते हैं। तो हमने देख लिया उपनाह। उपनाह की डेफिनेशन आप चाहें तो ये श्लोक याद कर सकते हैं, इजी है। ग्रंथि अनल्पो, दृष्टि संधि अपाकः, दृष्टि संधि में पाक नहीं है। कंडु प्रायः, कंडु हो रहा है। नीरुजः, पेन नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उपनाह कहते हैं। इसमें ही आचार्य वाग्भट ने बोला है छार बुद्बुद कोपमम। ये AIA PGT में भी एक बार पूछा गया था कि छार बुद्बुद कोपमम किसका लक्षण है? ठीक है, तो ये उपनाह का लक्षण आता है। छार बुद्बुद कोपमम कैसा लगता है कि जैसे छार जन्य बुलबुलों के तुल्य हो। जो ग्रंथि उत्पन्न हुई है वो छार के बुलबुलों के तरह हो। जैसे पानी में हम छार डालते हैं तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं ना, तो वैसे ही अगर हो रहा है तो उसे हम क्या समझते हैं? उपनाह समझते हैं। तो देखो आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदय में क्या बताया है? उपनाह में कफ के कारण नोकदार छारजन्य बुलबुलों के तुल्य विस्तृत मूल युक्त, यानी बेस उनका चौड़ा होगा, चिकना, त्वचा के समान, वर्ण, नरम, पिच्छिल, बड़ा और न पकने वाला कंडु युक्त वेदनाहीन शोथ होता है। तो देखो कंडु युक्त है, पाक नहीं होगा, बड़ा होगा कफ की वजह से, पिच्छिल होगा कफ की वजह से, नरम कफ की वजह से, और त्वचा के समान वर्ण का होगा, चिकना होगा। ठीक है, तो छार बुद्बुद कोपमम इसमें याद रखना है। और उधर क्या याद रखना है सुश्रुत के उसमें कि ग्रंथि न अल्पो, दृष्टि संधि अपाकः, कंडु प्रायः नीरुजः तो उपनाह। ठीक है, और ये क्या होती है? कफज साध्य व्याधि है। और इसकी चिकित्सा हम कैसे करते हैं? भेदन साध्य है चिकित्सा। ठीक है, और जैसे हमने पूयालस में क्या याद किया था बताओ? पूयालस में हमने याद किया था रूना चिकित्सा की जाती है। रूना बोले तो रक्त मोक्षण, उपनाह, नेत्रपाक नाशक क्रिया, और ए से अंजन का प्रयोग कर रहे थे। अंजन में भी कास मधु, काशीश, अदरक, सेंधव और मधु का हम अंजन लगाते हैं, और साथ में हमें लो भस्म और ताम्र भस्म डालनी थी। तो ये पूयालस की चिकित्सा थी। ऐसे ही जो उपनाह है, उपनाह की जो चिकित्सा है वो है
चलो नीचे ही देख लेते हैं। बीपीएल चिकित्सा, देखो यहाँ पे लिखा है बीपीएल चिकित्सा की जाती है उपनाम में। क्या क्या होता है? भेदन, प्रतिसारण और लेखन चिकित्सा इसमें की जाती है। कफज उपनाम में भेदन करके किससे अब प्रतिसारण, जैसे उसमें कास मधु का अंजन था, अब यहाँ पे जो प्रतिसारण है तो इसको पीएसएम से याद रखो। पीएसएम एक सब्जेक्ट होता है हमारा, तो पी से याद रखना है पिप्पली, एस से याद रखना है सेंधव, एम से याद रखना है मधु। ठीक है, पिप्पली सेंधव मधु का प्रतिसारण करते हैं और विस्तृत उपनाह में मंडलाग्र शस्त्र द्वारा लेखन कर्म कर प्रच्छान करते हैं। ठीक है, तो लेखन और प्रच्छान करना है मंडलाग्र शस्त्र द्वारा। फिर इसमें और भी डिटेल में बताया है आचार्य वाग्भट ने। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला उपनाह में स्वेदन करके बृहमुख शस्त्र से भेदन करें, उसके बाद मंडलाग्र शस्त्र से लेखन करना है। ठीक है, तो भेदन करने को किससे कहा है? ब से भेदन, बी से भेदन, बी से बृहमुख, ऐसे याद कर लो। और लेखन किससे करना है? मंडलाग्र शस्त्र से लेखन करना है। और पिप्पली, मधु और सेंधव का प्रतिसारण करना है, वही पीएसएम आ गया दोबारा से। गर्म पानी से धोकर घी से सिंचन करें, मधु से अभ्यंग करके बांध देवें। पटोल की पत्ती और आमलकी के क्वाथ का आंख में आश्चोदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से इसकी चिकित्सा याद करते हैं। चिकित्सा में बोला बीपीएल, बी से भेदन, पी से प्रतिसारण, एल से लेखन। प्रतिसारण जो करना है वो पीएसएम से करना है, पिप्पली, सेंधव और मधु से प्रतिसारण करना है। और जो हमने देखा भेदन, भेदन करना है बृहमुख शस्त्र से और मंडलाग्र शस्त्र से लेखन करना है। पिप्पली, मधु, सेंधव का प्रतिसारण कराना है, घी से सिंचन कर सकते हैं, मधु से अभ्यंग करना है। और इसके बाद पटोल की पत्ती और आमलकी के क्वाथ से आंख में क्या करना है? आश्चोदन करना है। और मॉडर्न में इसको किससे कोरिलेट करते हैं? लेक्राइमल सिस्ट से इसको कोरिलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेत्रस्राव। तो देखो, जो नेत्र स्राव होता है, मैंने बताया था कि नेत्र स्राव है तो सारे स्राव जो होते हैं वो असाध्य होते हैं, और ये 4 प्रकार का होता है। टोटल 4 प्रकार के स्राव होते हैं, और ये कैसा होता है? असाध्य होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है असाध्य, तो इसकी चिकित्सा नहीं बताई है इसी वजह से। ठीक है, ऑल स्राव आर पीड़ा रहित एंड असाध्य। सारे स्राव क्या होते हैं? पीड़ा रहित और असाध्य होते हैं। तो देखो, देखते हैं। गत्वा संधि अश्रु मार्गेण दोषा कुर्यु स्रावान रुग विहीनान कनीनाथ। क्या बोल रहे हैं कि गत्वा संधि अश्रु मार्गेण, यानी जो कनीनक संधि है, अश्रु मार्ग से कनीनक संधि में जाकर क्या होता है? रुग विहीन यानी वेदना रहित स्राव होता है। तान व स्रावान नेत्र नाड़ी, और कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? नेत्र नाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है। पूय स्राव, पूय स्राव किसकी वजह से होता है? मैंने बताया था त्रिदोष की वजह से। फिर आता है कफ स्राव, रक्त स्राव और पित्त स्राव। अब सबसे पहले देखते हैं पूय स्राव। तो पाकः संधौ संस्रवेद यश्च पूयम पूय स्रावो न एक रूपः प्रतिष्ठा। मीन संधि प्रदेश में पाक होकर पूय का स्राव होता है, उसे पूय स्राव कहते हैं तथा वह अनेक रूप का होता है। तो पूय स्राव पाकः संधौ संस्रवेद यश्च पूयम पूय स्रावो न एक रूपः प्रतिष्ठा। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है न एक रूपः। ठीक है, ना एक रूपा, ये जो बताया गया कि एक रूप वाला नहीं होता, इसके अनेक रूप होते हैं, ये याद रखना है। क्योंकि इसको आप पूयालस से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। पूयालस की डेफिनेशन क्या थी? पक्वः संध्या नहीं, तो पाकः संधौ संस्रवेद यश्च यहाँ पे दिया है। वहां पे क्या दिया था? वहां पे दिया था पक्वः शोफः, पक्व शोफः संधिज संस्रवेद यह सांद्रम पूयम पूति पूयालस। ठीक है, तो ये पूयालस की डेफिनेशन थी, लेकिन ये पूय स्राव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या न एक रूपा, ये ध्यान रखना है। बाकी सब तो देखो, यहाँ पे पूय स्राव भी है और संधो संस्रवेद, ये सारी चीजें आ रही है, बट न एक रूपा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अनेक रूप वाला स्राव होता है पूय स्राव में, क्योंकि इसमें त्रिदोष का रोल है। आगे चलते हैं पूय स्राव में। सॉरी, पूय स्राव में रक्त सहित दोष कनीनक संधि से त्वचा और मांस के पाक से बार बार रक्त मिश्रित पूय स्रवित करते हैं। यह ऐसा आचार्य वाग्भट ने बोला है। नेक्स्ट इज
यह त्रिदोषज असाध्य व्याधि होती है। असाध्य स्राव सारे असाध्य हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे पूय स्राव में एक कॉमन लाइन आ जाएगी, ये त्रिदोषज असाध्य है। श्लेष्म स्राव में ये कफज असाध्य है। रक्त स्राव में ये रक्तज असाध्य है। पित्त स्राव में ये पित्तज असाध्य है। ठीक है, तो एक लाइन तो सभी को याद हो गई इनमें। नेक्स्ट इज श्लेष्म स्राव। तो श्लेष्म स्राव क्या होता है? श्वेत सांद्र पिच्छिल संस्रवेद श्लेष्म स्रावो नीरुजः सप्रतिष्ठा। तो नीरुजः पेन तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। फिर जो स्राव श्वेत, अब कफ का स्राव हो रहा है तो श्वेत गाढ़ा पिच्छिल वेदना रहित होता है, उसे श्लेष्म स्राव कहते हैं। तो इसको किससे समझ सकते हैं? म्यूकॉइड या म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है? कफ के कारण श्वेत पिच्छिल और गाढ़ा स्राव होता है, ठीक है, सेम चीज बोल दी। नेक्स्ट कम्स रक्तस्राव। तो रक्तस्राव शोणितोत्थ स रक्तमूषणम न अल्प संस्रवेद अतिसांद्रम। तो रक्त के कारण रक्त युक्त गरम बहुत प्रमाण में पतला स्राव निकलता है, ठीक है। रक्त के कारण रक्त युक्त गरम बहुत परिमाण में पतला स्राव निकलता है, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में निकलेगा और पतला निकलेगा, थिन। रक्त के कारण ताम्र वर्ण के परिमाण में अधिक गर्म अश्रु बहते हैं, इसको रक्तस्राव भी कहते हैं। अब अगला आता है पित्तस्राव। तो पित्तस्राव में पीले वर्ण का, नील, अलग अलग कलर का, लेकिन ये किसके समान होगा? जलाभम, जल के समान होगा। तो आचार्य वाग्भट ने पित्तस्राव न बता के जल स्राव बताया है, ये भी याद रखना है। संधि के मध्य में जो स्राव निकलता है वो पित्तस्राव है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा स्राव है जो संधि के मध्य से होने वाला होता है? इट इज पित्तस्राव, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये जल के समान होता है। पैत्तिक असाध्य व्याधि है। वाग्भट ने इसका वर्णन नहीं किया है। आचार्य वाग्भट ने स्राव 4 प्रकार का माना है, परंतु उन्होंने पित्त स्राव के बदले क्या माना है? जलस्राव माना है। तो जलस्राव के लक्षण उन्होंने क्या बताए हैं? तो कुपित वायु जलवाहिनी सिराओं में पहुंचकर वर्तम और शुक्ल की संधि, वहां पे क्या बताया था? संधि मध्यात, ठीक है। यहाँ पे बता दिया वर्तम और शुक्ल की संधि और कनीनक संधि से जल के समान अश्रु बहाती है। नेत्र में वेदना, लालीपन, सूजन होता है, इसको जलस्राव कहते हैं, ठीक है। आधुनिक मत से चतुर्विध स्राव को क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हमने पढ़ा था, एक्यूट सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्राइमल सैक। अब पढ़ेंगे क्रॉनिक सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्राइमल सैक इज नोन एज क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, दैट इज यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एनएलडी। एनएलडी मैंने पहले भी बताया था, नेजोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है। Etiology. What are the causes? What are the factors responsible for the stasis of tear in the lacrimal sac? So first cause is chronic inflammation of the nasal mucosa. If the nasal mucosa is having inflammation, it will also obstruct the nasolacrimal duct, right? और फिर वहाँ पे obstruction की वजह से stasis होने लग जाएगा, फिर आगे इन्फ्लेमेशन होगा। नेक्स्ट कॉज इज हाइपरट्रॉफिड इंफीरियर टर्बिनेट। सो मैंने बताया था कि जो एनएलडी होती है, एनएलडी ओपन्स इनटू द इंफीरियर मियाटस, ठीक है। तो इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे ही इंफीरियर मियाटस होता है। इंफीरियर टर्बिनेट में अगर स्वेलिंग है तो वहां पर भी क्या होगा? कंजेशन होगा, वहां का पाथ ब्लॉक हो जाएगा। एक्सट्रीम डेविएशन ऑफ द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम डेविएशन है, अगेन इट विल कंप्रेस द पाथवे। कंपैरेटिवली नैरो बोनी कैनाल, बोनी कैनाल ही नैरो है नेचुरली, तो फिर ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। नेक्स्ट देखो, फॉरेन बॉडीज इन द सैक, तो ये इन्फेक्शन का कॉज है। एक्सेसिव लेक्राइमेशन होता है, तो ये भी एक कॉज है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, एज, इट इज कॉमनली सीन एट द एज ऑफ 40 to 50 years. Females are predominantly affected. Socio-economic status common in low socio-economic group. And नेक्स्ट इज पुअर पर्सनल हाइजीन। तो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, इसमें एक कॉज माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, बिकॉज माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ कॉज फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, राइट। तो अगर माल न्यूट्रिशन या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी में। पुअर पर्सनल हाइजीन is also a cause for the infection or the inflammation. Causative organisms like Staphylococci, Pneumococci, Streptococci, Pseudomonas, Pyocynia. Clinical stages. अब हमने acute डेक्रोसिस्टाइटिस की 3 स्टेजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी? याद करो जल्दी जल्दी, क्या क्या पढ़ा था हमने? स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, ये एक्यूट की बात हो रही है,
साथ साथ वो भी रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस, ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकेंड स्टेज थी स्टेज ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन, and third stage was fistula formation if abscess is not treated, right? Fistula formation, this we have seen in acute डेक्रोसिस्टाइटिस। अब आते हैं क्रॉनिक। तो क्रॉनिक में 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी 4 स्टेजेस होते हैं? हम पढ़ते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ते हैं, तो यहाँ पे M लिख लो बीच में, CMSF। तो CMSF से क्या याद रखना है? C फॉर कैटेरल स्टेज, ठीक है, स्टेज ऑफ क्रॉनिक कैटेरल डेक्रोसिस्टाइटिस। M से याद रखना है म्यूकोसील, ठीक है। S से याद रखना है सुपुरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस, मीन्स वहाँ पे पस कलेक्शन हो रहा है। और F से याद रखना है फाइब्रोटिक सैक। समझ आया? दोबारा सुनो, नहीं समझ आया तो CSF हम बोलते हैं, हमको याद रखना है कोड CMSF, इसकी स्टेजेस याद करने के लिए। तो CMSF से क्या याद रखना है? पहले याद करना है C। तो C से याद करते हैं कैटेरल स्टेज, ठीक है, कैटेरल डेक्रोसिस्टाइटिस की स्टेज होती है। कैटेरल मतलब होता है डिस्चार्ज। स्टेज ऑफ लेक्राइमल म्यूकोसील, M से म्यूकोसील, फिर S से सुपुरेशन, फिर F से फाइब्रोटिक सैक। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेज ऑफ क्रॉनिक कैटेरल डेक्रोसिस्टाइटिस। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ लेक्राइमल सैक एसोसिएटेड विद ब्लॉकेज ऑफ NLD, ठीक है। तो ये कैसे कैरेक्टराइज होता है? ये माइल्ड इन्फ्लेमेशन है लेक्राइमल सैक का, और इसमें क्या होता है? NLD का ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे क्या होगा? NLD ब्लॉक हो गया, प्रॉपरली जो टीयर्स हैं वो ड्रेन नहीं कर पाएंगे, तो परसिस्टेंट लेक्राइमेशन होता रहेगा। वेरी लिटिल और नो रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड। अब पहली स्टेज है तो बहुत कम या फिर नहीं के बराबर रिगर्जिटेशन होगा फ्लूइड का पंक्टम से, ठीक है। ऑन प्रेशर ऑन द सैक मीन्स, इसको ऐसे समझो, यहाँ देखते हैं, ये हमारा लेक्राइमल अपैरेटस, ये देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है? यहाँ पर ब्लॉकेज दिखा रखा है, ब्लॉक्ड नेजोलेक्राइमल डक्ट। अब क्या होता है? जब ब्लॉकेज हो गया तो हम इस एरिया में प्रेस करते हैं, मतलब सॉरी, ये जो पंक्टम वाला एरिया है इसके नीचे नीचे प्रेस करते हैं जहाँ पर ये डक्ट है। तो क्या होता है? यहाँ से लेक्राइमेशन होना चाहिए, यहाँ से फ्लूइड का रिगर्जिटेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज है तो बहुत कम हमें फ्लूइड का रिगर्जिटेशन देखने के लिए मिलता है। देखो 4 स्टेजेस, स्टेज ऑफ क्रॉनिक कैटेरल डेक्रोसिस्टाइटिस, स्टेज ऑफ लेक्राइमल म्यूकोसील, स्टेज ऑफ क्रॉनिक सुपुरेटिव, यू है सुपुरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस, स्टेज ऑफ क्रॉनिक फाइब्रोटिक सैक फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, डेक्रोसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है, स्टेज ऑफ क्रॉनिक कैटेरल डेक्रोसिस्टाइटिस, तो इसमें क्या होता है? हाइपरीमिया मिलेगा, एपिफोरा, म्यूकॉइड डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसको वहाँ से समझते हैं दोबारा से। देखो स्टेज ऑफ क्रॉनिक कैटेरल डेक्रोसिस्टाइटिस में वेरी लिटिल और नो रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड थ्रू द पंक्टम ऑन प्रेशर ऑन द सैक। अगर लेक्राइमल सैक पे हम प्रेशर देते हैं तो बहुत कम रिगर्जिटेशन होता है फ्लूइड का। ऑन सिरिंजिंग द सैक क्लियर फ्लूइड रिगर्जिटेट्स थ्रू द पंक्टम। अगर सिरिंजिंग की जाती है तो क्लियर फ्लूइड आता है पंक्टम से। सेकेंड इज लेक्राइमल म्यूकोसील। सो लेक्राइमल म्यूकोसील में क्या, अब इससे थोड़ी स्टेज आगे डेवलप हो गई, तो इसमें क्या होगा? उधर तो वाटरी फ्लूइड आ रहा था, अभी क्या आएगा? अभी म्यूकस आएगा। कांस्टेंट एपिफोरा देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने बताया था 2 चीज़ें होती हैं, एपिफोरा एंड हाइपरलेक्राइमेशन। सो एपिफोरा इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, इट इज ऑलवेज बी ड्यू टू obstruction in the nasolacrimal duct, while hyperlacrimation is over secretion of the tears from the lacrimal gland या tear gland, ठीक है। while swelling over the sac below medial palpebral ligament, तो एपिफोरा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सैक के ऊपर स्वेलिंग मिलेगी। ऑन प्रेशर ओवर द सैक, अगर सैक को हम प्रेस करेंगे, उस पर प्रेशर देंगे तो म्यूकॉइड फिल रिगर्जिटेट फ्लूइड,
ठीक है, तो यहाँ पर म्यूकोइड फ्लूइड निकलेगा। बट अगर हम फर्स्ट स्टेज अगर उसकी है तो हमने वहाँ पे सैक में प्रेशर दिया तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, क्लियर वाटरी फ्लूइड मिलेगा। बट इन केस ऑफ लेक्राइमल म्यूकोसील हमें म्यूकोइड फ्लूइड मिलेगा थ्रू द पंक्टम। समटाइम्स ड्यू टू कंटिन्यूड क्रॉनिक इन्फेक्शन बोथ द कैनालिकुला आर ब्लॉक्ड। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत कांस्टेंट कंटिन्यूड क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है और दोनों जो डक्ट्स होती हैं, दोनों जो कैनालिकुलाई होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। एंड द रिगर्जिटेशन टेस्ट इज नेगेटिव एंड लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इज सीन। और इस केस में जो रिगर्जिटेशन टेस्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। वहाँ पे कोई रिगर्जिटेशन नहीं मिलता क्योंकि बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई है एनएलडी। एंड अ लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इज सीन। और क्या मिलेगा, लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग मिलेगी एट द इनर कैंथस एंड द कंडीशन इज नोन एज एनसिस्टेड म्यूकोसील, और वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेज थी हमारी लेक्रिमल म्यूकोसील एंड थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ क्रॉनिक सुपोरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस। दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिफोरा। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, एपिफोरा मिलेगा, रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। अब देखो एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली इन्फेक्शन आ जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन आगे कंजक्टिवा में स्प्रेड कर जाएगा एंड स्वेलिंग इन द इनर कैंथस, redness of the overlying skin. On pressure over the sac, there is regurgitation of purulent discharge from the lower punctum. अब क्या होगा इस केस में, क्या मिलेगा यहाँ पे, पुरुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा, पस मिलेगा। फर्स्ट स्टेज में वाटरी डिस्चार्ज, सेकेंड स्टेज में म्यूकस डिस्चार्ज एंड थर्ड स्टेज वी आर हैविंग पुरुलेंट डिस्चार्ज from the punctum, from the lower punctum especially. Stage of chronic fibrotic sac. Low grade repeated infections for a prolonged period results in small fibrotic sac. ठीक है, जब लो ग्रेड रिपीटेड इन्फेक्शन होंगे बहुत टाइम तक तो वहाँ पे क्या मिलेगा, एक स्मॉल फाइब्रोटिक सैक मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो म्यूकोजा होगी वो थिकेंड हो जाएगी। ठीक है, एट फोर्थ स्टेज which is often associated with persistent epiphora and discharge। और इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, persistent epiphora and discharge देखने के लिए मिलेगा। Complications include hypopyon corneal ulcer। अब hypopyon corneal ulcer means complication हो रहा है chronic डेक्रोसिस्टाइटिस का, means chronic suppurative pus collection, chronic suppurative inflammation of the lacrimal sac। अब hypopyon क्या होता है, hypopyon होता है sterile pus collection in the anterior chamber। I am not saying anterior segment, I am saying anterior chamber। So we have discussed it earlier that eye is divided into the two parts because of the lens, into anterior segment and posterior segment, and again due to pupil this anterior chamber is divided into two parts, that is anterior segment and posterior, sorry, anterior chamber and posterior chamber. So sterile pus collection in the anterior chamber means anterior to the pupil, राइट। सो वहाँ पे अगर स्टेराइल पस कलेक्शन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोपायन बोलते हैं। तो ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है और ये क्या करता है, हाइपोपायन इकट्ठा होगा, पस कलेक्शन होगा, ये अगेन कॉर्नियल अल्सर कॉज करेगा। एक्यूट ऑन क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस मींस एक्यूट सुपोरेटिव इन्फ्लेमेशन सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रोनिक। सो हमने जब एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस पढ़ा था हमने उसमें बात करी थी कि क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस इज ऑल्सो अ कॉज फॉर एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। सो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की तरह बता दिया है कि एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस will be a complication of chronic डेक्रोसिस्टाइटिस। रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट कंजक्टिवाइटिस इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नाउ ट्रीटमेंट, बिकॉज द कंडीशन इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, सो हम क्या यूज करेंगे इन्फेक्शन के लिए, एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज करेंगे। ठीक है, एज इंडिकेटेड इन रिसेंट केसेस। दूसरी चीज एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन इसका मेजर कॉज है, तो हम अपना दो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, डेक्रोसिस्टेक्टमी एंड डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी, राइट। सो डेक्रोसिस्टेक्टमी इज complete excision of the lacrimal sac, complete removal of the lacrimal sac, while decrocystorhinostomy, it is a nasal drainage operation. It has the advantage over DCT as there is no epiphora post-operatively. So in case of decrocystorhinostomy, what we are doing, we are creating a bypass of NLD, right। तो हम क्या करते हैं, हम lacrimal sac से
एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं, एक ऑस्टियम क्रिएट करते हैं नेजल बोन के थ्रू, और कहाँ पर इसको ओपन किया जाता है, मीडियल मीएटस ऑफ नोज में, राइट। तो इट इज नोन एज डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, जबकि डेक्रोसिस्टेक्टमी में हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर देते हैं लैक्राइमल सैक को। तो डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी ये ज़्यादा अच्छा इसको बोला जाता है बिकॉज इट हैज़ एडवांटेज एज देयर इज नो एपीफोरा पोस्ट ऑपरेटिवली। तो हमें इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली कोई एपीफोरा देखने के लिए नहीं मिलता है इन केस ऑफ डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। अगर इन दो ऑपरेशन को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर उपनाह। उपनाह को हम कोरिलेट करते हैं, सॉरी उपनाह और स्राव। उपनाह को हम कोरिलेट करते हैं लैक्राइमल सिस्ट से, हमने देखा। स्राव 4 प्रकार का होता है, पूय स्राव, पित्त स्राव, पित्त स्राव को जल स्राव कहा है वाग्भट जी ने, और कफ स्राव और अच्छा रक्तस्राव, ठीक है। तो और स्राव को हम कंपेयर करते हैं क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस से। क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की हमने 4 स्टेजेस देखी। 4 स्टेजेस CMSF से याद करना है। C से आता है कैटेरल स्टेज, M से आता है म्यूकोसील स्टेज, S से आता है सुपोरेटिव स्टेज एंड F से आता है फाइब्रोटिक सैक फॉर्मेशन। इसमें कॉम्प्लिकेशंस की बात करी हमने, ट्रीटमेंट देखा। इसमें 2 ट्रीटमेंट मोडालिटीज यूज की जाती हैं, दैट इज डेक्रोसिस्टेक्टमी एंड डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, जो कि हमने एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में भी देखी थी डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये समझ आया तो you can subscribe the channel, and for the notes you can join my telegram channel which is Vaidya Shri BMS Library. Thank you.